हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज उस भर्ती को लेकर जिस भर्ती का आपको बेसब्री से इंतजार था और जिस भर्ती की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से पहले ही आपको दे चुके हैं। और मैं आज आप बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि इस भर्ती में यानी टीजीटी की भर्ती की तैयारी कैसे करें, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कितने नंबर का पेपर आता है और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता। यानी हम एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और बहुत सारी बातों को लेकर जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के माध्यम से उनका जवाब 100% देंगे। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधे इसके डिस्कशन के बारे में। ये तो भर्ती निकालता है, यानी जो टीजीटी की भर्ती जो दिल्ली के अंतर्गत निकलती है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड निकालता है। और टीजीटी क्या होता है? टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी जो 10th लेवल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। इसकी भर्तियां निकली हैं और अभी आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से जो स्ट्रीम है जिसमें ये भर्तियां निकली हैं। हालांकि इंग्लिश वालों की भर्ती इसमें नहीं है, मैथमेटिक्स की हैं, नेचुरल साइंस की हैं, इसमें कॉमर्स वालों की भी हैं, बहुत सारी कॉमर्स की हैं और आपका साइंस की हैं, मैथमेटिक्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये जो टीजीटी का पेपर होता है ना, टीजी का सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, एग्जाम किस प्रकार का आता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके यहीं से माइंड में चल रहे होंगे कि सर एग्जाम आता कैसा है, इसको किसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी चीजें बताऊंगा, बने रहिएगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो होता है, एग्जाम होगा 200 नंबर का, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका होगा पेपर। अब आप कहेंगे सर 200 मार्क्स का पेपर तो होगा, लेकिन क्वेश्चंस कितने आएंगे? तो दोस्तों, क्वेश्चन भी आपके 200 ही आएंगे। 200 क्या आएंगे? एमसीक्यूज आएंगे। 200 ही क्या आएंगे? इसके एमसीक्यूज होंगे। यानी एक बात यहां से निश्चित हो जाती है कि एक नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा तो 200 नंबर का पेपर होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसमें तो 2 पेपर होते हैं, तो आप एक क्यों बता रहे हैं? देखिए, पेपर 2 नहीं होते, एक पेपर के पार्ट 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यानी पेपर 200 नंबर के होता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अभी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके के पार्ट होंगे, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है और कहाँ आपको उससे बचना है और कैसे उस पर पार पाना है आपको। ठीक है, देखिएगा, इसमें जो पेपर होगा एक तो 100 नंबर का यहाँ से होगा और 100 नंबर का यहाँ से होगा, 100 नंबर और आपका 100 नंबर। अब ये जो 100 नंबर है इसमें क्या होगा? इसमें जो 100 नंबर का जो पेपर होगा ये तो आपका होगा सब्जेक्ट बेस्ड। ये क्या होगा? अगर मैं बात करूं, ये होगा सब्जेक्ट बेस्ड, यानी जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसी से आधारित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये जनरल पेपर होगा। ये कैसा पेपर होगा? ये आपका जनरल पेपर होगा। ठीक है, ये जो जनरल पेपर होगा, अगर मैं इसमें बात करूं कि सर इसमें आएगा क्या, इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों अगर मैं इसमें आगे बताऊं आपको तो इसमें 5 पार्ट होंगे। इसके कितने पार्ट होंगे? 1 2 3 4 5, तो कितने पार्ट होंगे इसमें? 5 पार्ट होंगे। 5 पार्ट में सर क्या क्या पूछा जाएगा? पांचों पार्ट में से क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए, पांचों पार्ट में आपका पूछा जाएगा, एक तो जीए पूछी जाएगी। अब आप लोग कहेंगे सर जीए क्या है? जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, इस देश और दुनिया में क्या चल रहा है, वर्तमान जो चीज़ें चल रही हैं, आपको सामान्य चीज़ों की जागरूकता कितनी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपका यहाँ पर रीजनिंग के, यहाँ से आपको रीजनिंग भी पूछी जाएगी और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी चेक किया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपका यहाँ पर इसमें चेक किया जाएगा। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपका हिंदी, हिंदी का कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होगा, हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव, और आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। कैसा होगा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट यहां से आपका होगा। तो कितने पार्ट हुए आपका? 1
2 3 4 5, यानी पहला पेपर होगा जो जनरल पेपर होगा उसमें 5 पार्ट होंगे। एक आपका जीए, एक रीजनिंग, एक आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एक आपका हिंदी और एक आपका इंग्लिश। अब इसमें कैसे होगा, देखिए 20 नंबर का तो यहाँ आएगा, 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा और 20 ही नंबर का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा और 20 नंबर यहाँ से और 20 नंबर यहाँ से। तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई? इसको हल्का छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। देखिए तो यहाँ से क्लियर हुआ। तो टोटल कितना देंगे, 20 गुणा 5 कितना बैठेगा, 100 नंबर। ठीक है भैया, यानी 100 नंबर का तो पेपर ये होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट बेस्ड पेपर में कैसे पूछा जाएगा। सब्जेक्ट बेस्ड पेपर जो होगा वो भी 2 भागों में होगा। एक तो आपका होगा कंटेंट, एक आपका कंटेंट होगा और दूसरा होगा आपका पेडागोजी। एक आपका कंटेंट होगा, एक होगा आपका पेडागोजी। जो कंटेंट होगा वो आपका 80 से 85 नंबर का पूछा जाएगा, 80 से 85 नंबर का पूछा जाएगा जो कंटेंट होगा। लेकिन जो आपका पेडागोजी होगी वो 15 से 20 नंबर की पूछी जा सकती है। 15 से 20 नंबर की पेडागोजी आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। यानी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो हैं वो पता चल सके। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में बता दीजिएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिएगा, क्वालिफाइंग कैसे करेंगे इसको आप। क्वालिफाइंग, अब क्वालिफाइंग करने के लिए क्या होगा, देखिए क्वालिफाइंग के लिए सबके लिए अलग अलग मेरिट लगती हैं, जितने भी हैं देखिए कैटेगरी वाइज लगती हैं, सबके लिए अलग अलग लगती हैं। अगर मैं बात करूं जनरल के लिए, किसके लिए दोस्तों, जनरल आपका एससी और एसटी, आपका ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, फिजिकल, ठीक है, यानी इन सभी के लिए अलग अलग लगती हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं तो लगभग अगर प्रीवियस स्थिति देखो तो 40% पे क्वालिफाइंग हो जाता है। कितने पर, 40% पे। एससी और इसमें एससी एसटी की बात करता हूं तो 30% पर, कितने पर, 30% पर। और आपका ओबीसी की बात करता हूं तो 35% पर। कितना भैया, 35% पर ये हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर ये इतने कम में पास हो जाता है? हाँ भैया इतने में हो जाता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं इसमें तो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग में 0.25 यानी 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होती है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक आपका सही वाला भी गलत हो जाएगा। ये आपकी क्वालिफाइंग मेरिट रही। ठीक है, तो ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न, इस तरीके का तो आपका एग्जाम आता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि सर मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है या एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे। सर इसमें योग्यता क्या होगी, सर इसमें योग्यताएं क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। अगर किसी भी बच्चे ने, अगर वो टीजीटी का फॉर्म फिल करना चाह रहा है, टीजीटी वाले की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, पीआरटी वाले की बात नहीं कर रहा अभी, टीजीटी का फॉर्म अगर कोई फिल करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए, एक तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और ग्रेजुएशन की डिग्री की मिनिमम अगर मैं बात करता हूं, मिनिमम दोस्तों 45% मार्क्स के साथ, 45% मार्क्स के साथ उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, प्लस उसने बीएड किया। ग्रेजुएशन की डिग्री 45% मार्क्स के साथ। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जनरल के लिए है,
इसमें एससी की बात करता हूँ तो उसमें 40% हो जाएगा, यानी 5% का रिलैक्सेशन है। 5% का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा बीएड। ठीक है, ये तो आपकी रही क्या एलिजिबिलिटी। एज की बात करता हूँ, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी ये होगी तब आपका भला हो सकता है यार। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के लिए अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट की, एज लिमिट क्या होगी सर? देखिए, एज लिमिट टीजीटी के फॉर्म फिल करने के लिए जो एज लिमिट निर्धारित की है गवर्नमेंट ने, वो है 32 ईयर्स। मतलब 32 ईयर्स से कम का होना चाहिए, जो भी है वो 32 ईयर्स से कम का होना चाहिए। अगर मैं एक इसमें एक और दिक्कत आएगी, कुछ ये सोच रहे होंगे सर क्या हम तो इससे ऊपर हो चुके हैं लेकिन हम एससी कैटेगरी में आते हैं, हम एसटी में आते हैं, हम पीडब्ल्यूडी में आते हैं, उसमें क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर आपको लिखना है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एज रिलैक्सेशन में क्या होगा? एज रिलैक्सेशन में आपका जो देखने को मिलेगा, अगर कोई देखिए जनरल की बात करेंगे, एससी एसटी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे यहाँ पर। अब इनसे अलग भी देखिए, एससी एसटी ओबीसी और जनरल तो आते ही आता है, लेकिन एक ग्रुप अलग आता है पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी का। अब पीडब्ल्यूडी में भी अगर कोई पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत भी आता है और प्लस एससी के अंतर्गत भी आता है, या कोई पीडब्ल्यूडी का भी योग्यता में है और आपका ओबीसी में भी है, तब उसकी क्या कंडीशन बनेगी? इन सारी चीज़ों को सुन लीजिएगा, अभी आपके माइंड की बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है ना, सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जनरल का तो आपका कोई रिलैक्सेशन है नहीं, नो रिलैक्सेशन। जनरल का कोई रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पर, नो रिलैक्सेशन। ठीक है, लेकिन जब एसटी की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा 5 ईयर्स। मतलब अगर 32 साल इसमें लास्ट एज दी हुई है, तो जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 32 + 5 यानी 37 ईयर्स ओल्ड तक तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी में केवल 3 साल का रिलैक्सेशन है। किसमें है? 3 साल का रिलैक्सेशन है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं पीडब्ल्यूडी को लेकर बात करता हूं तो पीडब्ल्यूडी में 10 ईयर्स, और अगर पीडब्ल्यूडी प्लस एससी आ रहा है तो आपका हो जाएगा 15 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी आ रहा है तो आपका हो जाएगा 13 ईयर्स। ये वो व्यक्ति हैं जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत भाई समझ में बात आई? ये आपकी क्वालिफिकेशन है और ये आपका एज लिमिट है, और आपका ये एज से रिलैक्सेशन है। मतलब एज में कितना रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, कितनी छूट आपको मिल सकती है। एक बात आपको बताएं, जो आपका ये क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन में एक बात आप लोग जान लीजिएगा, इसको तो यहां से रब कर दें अलग। देखिए, इसमें एज लिमिट यहां लिख लीजिएगा, एज लिमिट 32। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन में, और क्वालिफिकेशन में जिस भी बच्चे के पास ग्रेजुएशन में, जिस भी बच्चे के पास ग्रेजुएशन में क्या रहा हो, कोई भी मतलब ह्यूमन, जो अभी आपको बताऊंगा, यानी जो ह्यूमन सब्जेक्ट हैं, अगर उनसे जुड़े हुए कोई भी सब्जेक्ट आपके पास रहे हैं पिछले 2 साल तक, तो आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म को फिल कर सकते हो देखिएगा, अगर आपके पास जियोग्राफी रहा हो, आपके पास पॉलिटी रहा हो, ठीक है, ये एसएसटी वालों के लिए बात कर रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है जो एसएसटी ग्रुप में आते हैं, जिनका ज्योग्राफी रहा हो, पॉलिटी रहा हो,
इकोनॉमिक्स रहा हो, ठीक है, हिस्ट्री रहा हो, या भैया आपका साइकोलॉजी ही रहा हो। इससे अलग मैं बात करता हूं तो हाँ, इन दोनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास रहे हो। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, वो बच्चे जो यूपी से हैं और उन्होंने कॉमर्स ली हुई है, मतलब वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या कह सकता हूँ जिन्होंने बीकॉम की है। देखिए बीकॉम वालों का क्या मैटर होता है, जिन बच्चों ने बीकॉम की है, क्या की है, बीकॉम। बीकॉम वाले क्या करेंगे, देखिए जब आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी भरते हो तो उत्तर प्रदेश में 9th क्लास से ही कॉमर्स साइड आप ले सकते हो। बट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो, वहां 11th क्लास से कॉमर्स आती है। तो अगर हम यूपी की बात करते हैं, देखिए दोनों को एक साथ देख लीजिएगा। यहां तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल और यहां बात करेंगे यूपी की। आपको दोनों को कंपैरिजन करके बता रहा हूं भैया, जिससे कि आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब चूंकि यूपी में जो है वो 9th क्लास से ही कॉमर्स ले लेते हैं, तो यूपी में जो टीजीटी की भर्ती होती हैं, टीजीटी कॉमर्स की निकलती हैं, सीधा कॉमर्स की। किसके नाम से निकलती हैं, टीजीटी कॉमर्स के नाम से। लेकिन यहाँ जब आप दिल्ली अधिनियम सेवा चयन बोर्ड, तो यहाँ पर कॉमर्स का काम खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है सर, जो कॉमर्स वाला बंदा होता है ना, जो कॉमर्स वाला होता है, ये आता है बिजनेस स्टडी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी के अंतर्गत आता है। अब बिजनेस स्टडी में आप किस में जाएंगे, बिजनेस स्टडी में आप जाएंगे एसएसटी में। क्यों, क्योंकि बिजनेस स्टडी में एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। क्या आता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो कि आर्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है। आर्ट ग्रुप का सब्जेक्ट होने के कारण इसी की वजह से, इस इकोनॉमिक्स की वजह से जो बच्चे कॉमर्स के होते हैं, जो स्टडी जो बिजनेस स्टडी से होते हैं, वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं, वो चले जाते हैं एसएसटी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चले जाएंगे भैया, वो एसएसटी के अंतर्गत वो चले जाएंगे। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हाँ यहाँ थोड़ा सा हमें कुछ समझ में कम आया था, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। वो सारी चीज़ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी तक आपके सामने कौन कौन सी बातें करी देखिएगा। देखो भाई, हमने जो आज अभी बातें करी आपके सामने, वो यहाँ से स्टार्ट की थी कि जो DSSB की भर्तियाँ हैं वो आपकी कौन निकालता है, दिल्ली अधिनियम सेवा चयन बोर्ड, यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, टीजीटी की भर्ती यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती। और पेपर कितने का होता है, पेपर होता है 200 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स आते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, प्रीवियस में देख लीजिएगा, मतलब इसको रिकैप करके ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैं कुछ ऐसी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि जिसके आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टीजीटी एग्जाम्स एंड हाउ टू गेट द सक्सेस इन टीजीटी एग्जाम्स एट फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही कैसे उसको क्वालिफाई करें। एक छोटी सी बात मेरी समझ लीजिएगा, जो स्ट्रेटजी क्या करेगी, देखिए रणनीति कहते हैं ना, जाकर रणनीति कैसे बनाए। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में आप लोगों को केवल 10th तक का मैटर आता है। तो मेरा मानना ये है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ये आपके सब्जेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ये आपका कितना कवर करेगा भाई, ये जो आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा ना, जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा, सब्जेक्ट बेस्ड पेपर, सब्जेक्ट बेस्ड जो पेपर होगा, यानी पेपर कौन सा, पेपर सेकंड, उसका लगभग 50 से 60%, 50 से 60%, देखिए 50 से 60% तक सिलेबस ये कवर कर देगा। अब जो आगे का 40% सिलेबस बचेगा, 40% जो सिलेबस बचेगा, उसके लिए आप कोई भी पार्टिकुलर बुक ले लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट। देखिए मार्केट में लुसेंट बुक भी अवेलेबल है आपके लिए, हालांकि सफिशिएंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पार्टिकुलर, आपको अगर ज्योग्राफी से है तो महेश बड़वाल पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। इकोनॉमिक्स से तो दत्तम सुंदरम पढ़ लीजिएगा, और भी बहुत सारी बुक हैं, मतलब मार्केट में अवेलेबल है, तो सेपरेट बुक आप पढ़ लीजिएगा। वो आपने पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है कि कौन कैसी किताब या कैसी लैंग्वेज को पसंद करता है, ठीक है। अब अगर एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा इसके साथ साथ कि एनसीईआरटी ये तो होगी सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें? फर्स्ट पेपर दो नहीं होते वैसे, इसमें सेक्शन बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए जो रीजनिंग आपकी, जो आपको रीजनिंग पढ़नी है वो प्रीवियस उठा लीजिएगा। जो रीजनिंग है, जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इन दोनों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी के लिए और आपकी इंग्लिश के लिए, और आपका जीए, यही तो आ रहे हैं भाई, और तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई। जीए तो आपको कंटिन्यू पढ़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ मॉर्निंग में क्लास चलती है, सचिन कुमार निगम जी लेते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रीजनिंग क्या कर सकते हैं? रीजनिंग के लिए आप आर.के. झा ले सकते हैं। आर.के. झा के नाम से एक बुक आती है, आप उसको ले लीजिएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप लोग मात्र पढ़ लीजिएगा आर.एस. अग्रवाल। क्या पढ़ लीजिएगा? आर.एस. अग्रवाल, वो सफिशिएंट होगी आपके लिए। लेकिन अगर हिंदी की बात करूं, देखिए हिंदी को ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं आती, क्योंकि क्वालिफाइंग आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा प्रीवियस ईयर्स को लेकर। फिर भी अगर मैं बात करता हूं तो एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है हिंदी के, तो हिंदी में लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की आती है एक बुक, आप उसको ले लीजिएगा, या आप एक लूसेंट आती है, लूसेंट भी अच्छी है। इन दोनों में से हिंदी की बुक ले लीजिएगा। इंग्लिश की मैं बात करूं तो भैया इंग्लिश को क्वालिफाइंग करने के लिए आप केडी कैंपस की बुक है, उसको ले लीजिएगा, या आप एसपी बख्शी को ले लीजिएगा। एसपी बख्शी किसको ले लीजिएगा भैया? एसपी बख्शी को ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर हुई सारी बात आपको। मैंने बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है, रणनीति क्या अपनानी है, कैसे करना है, बहुत सारी बातों का मैंने आज जिक्र किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वारी है वो आप कहाँ पर लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर सीधा, ठीक है। आप लोगों के पास नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जाकर अपना कमेंट लिखिएगा। जो भी आपके जो डाउट है उनको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं अच्छा समझा पाया हूँ तो उसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।